नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां सियासी दलों ने शुरू कर दी है, लिहाजा चुनावी संग्राम को लेकर दोनों पार्टियां हर तरह के दांव चल रही हैं। चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। बीजेपी का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में बीजेपी ने कार्टून बनाकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल, जो वर्तमान में कांग्रेस से राजनांदगांव लोकसभा सीट के प्रत्याशी भी हैं, उन्हें सीधे टारगेट किया गया है और लिखा गया है कि राजनांदगांव या जिहाद गांव, फैसला आपका है। दरअसल बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव में भी हिंदुत्व और लव जिहाद का मुद्दा उठाने की पूरी कोशिश में है। लिहाजा बीजेपी के इस कार्टून से प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें राजनांदगांव लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया है। भूपेश बघेल के चुनावी मैदान पर उतरने की वजह से बीजेपी के संतोष पांडे के लिए चुनौती ज्यादा बढ़ गई है। राजनांदगांव के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी। वहीं बीजेपी की ओर से किए गए इस पोस्ट पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पिछली बार जैसी सरकार चली है, उनके मुखिया जहां भी होंगे ऐसी ही सोच जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि सरकार पिछली बार जैसी चली है, जनता ने पीड़ा झेली, समाज में विभेद उत्पन्न हुए। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने लोकसभा चुनाव से पहले अनर्गल पोस्ट कर रही है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों के खिलाफ पोस्ट किए जा रहे हैं। राजनांदगांव संस्कार धानी है, बौद्ध की धर्म भूमि है, माता बमलेश्वरी का धाम है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजियां। मैंने देखा तो नहीं है, परंतु बिना देखे भी ये कह सकता हूँ कि जैसी सरकार चली है पिछली बार, उनके मुखिया जहाँ पर भी होंगे ऐसा ही कुछ सोचा जाएगा। मैं बिल्कुल ये बात मान्यतापूर्वक कहना चाहता हूँ, भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहता हूँ कि सरकार जो पिछली चली है, जिसमें जनता ने जिस तरीके की पीड़ा झेली है, समाज में जैसे विभेद उत्पन्न हुए हैं, आज अगर वो राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं तो कोशिश उनकी यही रहेगी, ऐसा लगता है। भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियेपन का परिचायक है। राजनांदगांव संस्कार धानी है। राजनांदगांव पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना की मूल रही है। राजनांदगांव माता बमलेश्वरी का धाम है। राजनांदगांव बौद्ध धर्म की भूमि रही है। राजनांदगांव सिखों की पावन भूमि रही है। ऐसे राजनांदगांव गांव के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करके भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव की जनता का अपमान किया है। चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जसविंदर बग्गा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सत्यप्रकाश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। ये क्या पोस्टर वॉर चल रहा है छत्तीसगढ़ में? भूपेश बघेल जी तो एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही सीट पर इतना पोस्टर वॉर और क्यों किया जा रहा है? क्या अभी तक आप लोगों को जानकारी मिली है इसको लेकर? देखिए विवेक जी, राजनांदगांव की अगर बात की जाए, जैसे अभी आपने बाइट भी चलाया जी, सब बातें राजनांदगांव की सब जनता जानती है। और देखिए माता बमलेश्वरी का धाम, और ये समझ में आता है कि बीजेपी की कथनियों करने में क्या है, वहां की जनता का कैसे अपमान कर रही है। और देखिए एक चीज बोलूंगा, संतोष पांडे हो, अभिषेक सिंह हो, रमन सिंह जी इतने सालों से वहां के विधायक है, अभी भी वर्तमान में विधायक है राजनांदगांव के। तो या तो वो जिहादी पहले से वो क्षेत्र है, अभी उनको ऐसा लग रहा है। देखिए एक सबसे मूल बात ये है कि मुद्दा क्या है। चुनाव नजदीक है, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है रोजगार 2 करोड़, मुद्दा है 15 लाख, मुद्दा है गैस सिलेंडर, मुद्दा है 30 रुपए 35 रुपए पेट्रोल डीजल देने का आपने जो वादा किया। तो हाँ, मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये दिख रहा है कि राजनीति इस नीचे स्तर तक बीजेपी जा सकती है या अपना चुनाव जीतने के लिए, वो दिख रहा है। हालांकि हर चीज दिखती है, मगर देखिए एक लोकसभा चुनाव है, भूपेश बघेल जी वहां गए हैं, प्रत्याशी वहां के, तो ये अभी से बौखलाहट में आ गए कि भूपेश बघेल जी वहां पहुंच गए तो इनको मालूम है कि हालत क्या होगी संतोष पांडे की या बीजेपी की। कम से कम राजनांदगांव इनको समझ में आ गया है। तो इसलिए दिख रहा है कि मुद्दों से भटकाने के लिए, आपको मालूम चुनाव नजदीक है, आप भी जानते हैं जैसे चुनाव आएगा धर्म जाति इधर उधर ये चीजें शुरू होंगी। इनका जो प्रोपेगेंडा है, इनका जो एजेंडा है वो यही रहता है।
कोई भी आप वीडियो उठा के देखिए, ना मोदी जी की हो, ना अमित शाह या रमन सिंह जी हो, यहाँ अभी विष्णु देसाई की महंगाई की बात कहीं कहीं नहीं करेंगे, रोजगार की बात कहीं नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म को लड़ाने की राजनीति शुरू करते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। इनको चुनाव जीतना सिर्फ एक ही मतलब आता है कि जाति धर्म को कैसे लड़ाना जाए, उनके बीच में कैसे आग लगाई जाए, मुद्दों से कैसे भटकाया जाए जनता को, उस पे तहत ही चुनाव लड़ना चाहते हो, जीतना चाहते हैं। अब की बार हो गया जनता, देखिए अगर मैं 10 साल की बात करूं, इन्होंने जो बोला 100 दिन में महंगाई की बात की, तमाम चीजें, 2 करोड़ रोजगार हो, 15 लाख की बात की, तमाम चीजें। अभी नया नया आपको मालूम है एसबीआई का क्या कर दिया उन्होंने। पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बड़ा बैंक जिसको राजनीतिकरण कर दिया गया, पिछले 70 सालों में कभी इतने बड़े बैंक का राजनीतिकरण नहीं हुआ जो अब राजनीतिकरण हो गया। आप इलेक्शन कमीशन की बात कर लीजिए, इस्तीफे हो रहे हैं, तो देश जा कहां रहा है? जो बेटियां बाहर विदेश में मेडल जीती है वो देश में आके हाथ जाती है, देश जा कहां रहा है? तो ये दिख रहा है कि देश जो है वो परेशान हो गया, वो 10 साल से प्रताड़ित हो चुका है। अब देश खड़ा है कि हमको जवाब चाहिए, नहीं तो आप सत्ता से हटिए। और जवाब मिलेगा, लोकसभा चुनाव नजदीक है, बीजेपी को जवाब मिलेगा, जनता जवाब देने के लिए खड़ी है और हम विपक्ष के नाते उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। आप भी देखते हो कैसे विपक्ष के साथ जनता समर्थन दे रही है। यही मैं बोल रहा हूँ, मुद्दों से भटकाया जा रहा है, ये ओछी राजनीति बीजेपी की दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा जो होना चाहिए वो महंगाई, बेरोजगारी, जनता जो सवाल कर रही है, जनता जो जवाब मांग रही है, उसके खिलाफ ये लेके आ रहे हैं कि जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए। ये चीजें हमसे ना सवाल करे जब हम जनता के पास जाए, मगर जनता जवाब मांगेगी इनसे और इनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा। जसविंदर जी, क्या मुद्दों से भटकाने की कोशिश है? ये कांग्रेस का बड़ा और गंभीर आरोप आप लोगों पर। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। कांग्रेस जनता की नब्ज को पकड़ने में नाकाम रही है पिछले 10 वर्षों से। अगर हम केंद्र की बात करें तो 2014 में हमने भ्रष्टाचार के विषय पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस को 10 वर्ष के कुकृत्यों को देख के, मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के कुकृत्यों को देख के देश की जनता ने हटा दिया और माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में सरकार चलाने का मौका दिया। माननीय मोदी जी ने 5 वर्ष जिस प्रकार से सरकार चलाई, 2019 के आम चुनाव में देश की जनता ने पहले से ज्यादा बहुमत के साथ, उस वक्त भी कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेके जनता के बीच थी, महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा के बहुत सारे विषयों को लेके। लेकिन जनता ने निर्णय करते हुए मोदी जी को फिर से स्वीकारा और पहले से ज्यादा बहुमत के साथ 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी को नेतृत्व करने का मौका दिया। जहां तक विषय ये है राजनांदगांव का, जिस विषय से आपने चर्चा प्रारंभ की थी, मुझे लगता है मैं आपको संदर्भों के साथ कुछ बात जरूर बताना चाहूंगा। जी बताइए। 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के लुभावने घोषणा पत्र से भ्रमित होते हुए कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में सरकार चलाने का मौका दिया और कांग्रेस ने 5 वर्ष छत्तीसगढ़ में शासन किया, राज किया साहब। जनता ने उन्हें सेवा करने का मौका दिया था, ये राज करने लग गए। और कांग्रेस की एक सुस्थापित परंपरा है कि जब जब कांग्रेस सरकार में आती है, धर्मांतरण को बढ़ावा देती है, जिहाद को बढ़ावा देती है, और उसका स्पष्ट प्रमाण छत्तीसगढ़ ने 5 वर्षों के कांग्रेस की सरकार में देखा। और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। आप बिरनपुर का मामला लें, कैसे एक धर्म विशेष के लोगों ने मॉब लिंचिंग करते हुए भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी। आप भिलाई का मामला लें, कैसे धर्म विशेष के लोगों ने मलकीत सिंह की गला रेत कर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी मलकीत सिंह भारत माता की जय के नारे लगा रहा था। आप नारायणपुर का घटनाक्रम ले लें, किस प्रकार धर्मांतरण बढ़ने लगा। आप बस्तर की घटना ले लें, आप कवर्धा की घटना को ले लें साहब, जहां भगवा ध्वज के अपमान के विषय को किस प्रकार सांप्रदायिक रंग दिया उस वक्त के शासन और प्रशासन ने, इनके कद्दावर मंत्री ने, और कैसे कवर्धा जैसी शांत जगह को अशांत कर दिया, कवर्धा को महीनों कर्फ्यू में धकेल दिया गया। इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता अब सावधान है। वही भूपेश बघेल अब राजनांदगांव से लड़ने आए हैं, जिनके 5 वर्ष के कार्यकाल के कुछ बातों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ नहीं, जनता को सावधान करने, हमने उनको जागृत करने के लिए हमने अभियान प्रारंभ किया है। एक छोटा सा सवाल आपसे यही रहेगा कि अंदरूनी तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि संतोष पांडे जो है वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि भूपेश बघेल यहाँ से क्यों आ गए चुनाव लड़ने। अरे आपका प्रश्न थोड़ा सा बेमानी है, आपसे असहमति है मुझे। घबराया हुआ कौन है? जो अपनी लोकसभा से छोड़ के राजनांदगांव पहुंच गया। हाँ क्या साहब, मैं कह रहा हूँ प्रश्न अंदर की बात है ये थोड़ा सा। अरे मैं आपको बाहर की बात बताता हूँ। घबराया हुआ वो व्यक्ति है जो अपनी लोकसभा सीट दुर्ग को छोड़ के कहां पहुंच गया? राजनांदगांव। घबराया हुआ वो व्यक्ति है जो अपने दुर्ग की लोकसभा सीट छोड़ के महासमुंद पहुंच गया है। आप घबराए हुए तो ये लोग हैं
कांग्रेस को इस बार लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए नेता नहीं मिल रहे हैं। इनके नेता घर में बैठ गए हैं। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार उनके ऊपर नजर बस ना पड़े। हो सकता है नजर पड़े तो आला कमान उन्हें उठाकर चुनाव की टिकट दे दे और उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना पड़े। और जनता के बीच कांग्रेस का कोई नेता जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि मोदी जी ने 10 वर्ष में देश को जो चमत्कारिक नेतृत्व दिया है, जिस प्रकार देश की विकास और उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, सर्व समाज के उत्थान के लिए मोदी जी ने जिस प्रकार जन कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं, सर्व वर्ग के लिए, बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के, बिना पार्टीगत विषयों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने देश को जो मुकाम, जिस मुकाम में पहुंचाया है, कांग्रेस जी जी इसलिए कांग्रेस का कोई नेता इस बार चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। यह भी डरते डरते राजनांदगांव पहुंचे हैं साहब। इस बात को उनसे पूछिए जो अंदर की बात जानते हैं। चलिए, मैं एक प्रतिक्रिया सत्यप्रकाश जी से लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, 6 नाम तो अभी घोषित हो चुके हैं और बहुत ही दमखम से आप लोग कह रहे हैं कि बड़ा चुन के नाम रखे गए हैं। अब 5 नामों का इंतजार भी है, तो कितना टक्कर आपके प्रत्याशी देंगे छत्तीसगढ़ की इन 11 लोकसभा क्षेत्रों में? देखिए विवेक जी, आपका सवाल का जवाब दूंगा, मगर पहले बग्गा जी का बोल दूं, मैं जवाब दे देता हूँ। 2014 की बात की, ऐसा आपका प्रोपेगेंडा था, बग्गा जी भूल गए शायद। सुप्रीम कोर्ट में 2G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, प्रोपेगेंडा था, वो क्या हुआ सबके सामने। और देखिए बात करें भूपेश बघेल जी की, भाई साहब आपकी हिमाचल छोड़ के राज्यसभा चुनाव, मतलब लोकसभा छोड़ के राज्यसभा चुनाव, आप हिमाचल छोड़ के जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात पहुंच जाते हैं। यहाँ की मैं बात कर लो, सरोज पांडे जी कहाँ की है, दुर्ग है, वो क्यों को कोरबा चली गई, किस चीज का डर है, ये बता दे। तो ये देखिए, ये इधर उधर की बातें, वही बोल रहा हूँ ना कि अपने ऊपर के पहले झांक ले कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद आरोप लगाए दूसरे पर, तो ज्यादा बेहतर लगेगा। एक चीज और बोलूंगा, इन्होंने तमाम तरह की घटनाएं बता दी। अब मैं इनको सोनिया जी राजस्थान के हो गए राज्यसभा में। बग्गा साहब, आऊंगा मैं आपके पास, आप पूरी बात रखिएगा, है अभी समय है हमारे पास। मैं एक एक करके पूरे नाम गिना देता हूँ उनका। जब हमारी सरकार थी, भिलाई का मामला इन्होंने बोला ना, उसमें पार्षद का करीबी गिरफ्तार होता है। बिरनपुर का मामला, उसमें इनके ही उपाध्यक्ष गिरफ्तार होते हैं। जो एक एसपी को पत्थरबाजी होते हो, इनके उपाध्यक्ष रहते। तो हर मामला ऐसे क्यों था कि इन्हीं के लोग थे शामिल, ये बता दी। विजय शर्मा जो आज उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्रालय उनके पास है, वो खुद क्यों जेल में थे, ये भी बता दे। वो किस आरोप में उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं ना कि ये हर चीज जब विपक्ष में थे तो इन्हीं के लोग क्यों पकड़ा रहे थे, इन्हीं के लोग क्यों शामिल हो रहे थे। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ जातीय धर्म को लड़ाना, प्रोपेगेंडा एजेंडा चुनाव का इनका एक ही रहता है कि जाति धर्म को कैसे लड़ाया जाए, कैसे वहां पे वातावरण खराब किया जाए, वहां पे कैसे सांप्रदायिकता जो दंगे करा सके, इस टाइप में जो वातावरण करने की कोशिश जो करती है वो बीजेपी चुनाव के दौरान, वो दिखता है। अब आपकी सरकार है, अब आपको मालूम है आप ऐसे तो कर नहीं सकते, फिर हमारी सरकार में आरोप लगाए, तो तमाम चीजें लेकर आइए, फिर सोशल मीडिया पे लेकर आइए, जनता के बीच गुमराह कीजिए कि ऐसी हो सकती है, वैसे हो सकती है। तो ये चीज दिख रही है, जनता देख रही है। आपने जो बात की ना विवेक जी, देखिए दमखम के साथ हम खड़े हैं, तभी तो भूपेश बघेल जी, मात्र एक लोकसभा की बात है, बस भूपेश बघेल जी के नाम पे इनको घबराहट हो गई। अभी तो भाई साहब शिव डहरिया भी जीत चले गए, अभी भाई साहब दूसरे लोग भी चले गए, तो आपको घबराहट किस बात की है? अगर आपने काम किया तो किस बात की घबराहट? विवेक जी मैं एक एक करके गिना देता हूं। 10 साल मोदी जी ने अगर किसी वर्ग का भला किया हो तो किसान आज दिल्ली में है, देश का दुर्भाग्य किसान और जवान सामने खड़ी है। पर सत्यप्रकाश जी मेडल जीती है, जनता मंच पे खड़ी हो जाती है। सत्यप्रकाश जी, लेकिन ये जो भटक रहे हैं जी, सत्यप्रकाश जी, ये जो मोदी लहर है इसका भी तो सामना आप लोगों को करना है ना। ये तो अभी बीजेपी तो कह रही है साहब कि 400 पार का इंतजार करिए बस। विवेक जी, घमंड तो रावण का भी नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़ा नेता बीजेपी ना कोई था, ना है, ना रहेगा। 2004 में क्या हुआ, शाइनिंग इंडिया, ब्राइटिंग इंडिया, तमाम चीजें आई थी, कहां धराशायी रह गई थी मालूम नहीं है, और 10 साल तक इनको दूर रहना पड़ा था। तो वो घमंड है, घमंड कर सकते हैं। घमंड पे कोई जीएसटी मोदी जी ने नहीं लगाया, तमाम चीजों पे जीएसटी है, घमंड पे एक जीएसटी नहीं है, इसलिए सोच सकते हैं, घमंड कर सकते हैं। मगर जनता, जैसे बोला, जनता जवाब मांग रहे हैं इनसे, महंगाई के बारे में, 15 लाख के बारे में, और तमाम चीजें अब तो नहीं आ रही। मणिपुर का हालत देख लीजिए आप, ऐसे हालात, दो चलिए आपकी ऐसे झगड़े जी, आपकी बात पे एक जवाब ले लेता हूं। भुखमरी पे आप खड़े हैं, आप खुद बोलते हैं 85 करोड़ लोगों को हम चावल दे रहे हैं, मतलब गरीबी बढ़ा रहे हैं, आप खुद मानते हैं ये बात। तो देश है कहां बताइए ना आप पड़ोसी राज्यों की बात करें, इंटरनेशनल में बात कर लो, चाइना से वही हालत है, पाकिस्तान वही हालत है, म्यांमार आपको आग दिखा रहा है, भूटान आपको आग दे, तो आप है कहां? नेपाल तक में गोलीबारी चल गई है, तो आप है कहां? यही तो मैं बोल रहा हूं ना, आपने किया क्या बता दीजिए 10 सालों में। तो यही मैं बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार, ऊपर से सीएजी की रिपोर्ट निकाल लीजिए, भारत वाले में क्या भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या ये तो अहम बात है। मुझे लगता है जसविंदर जी हमारे दर्शकों को ये तो जरूर बताएंगे कि 10 साल में मोदी सरकार ने क्या किया है। एकदम आप ही का सब्जेक्ट दे दिया गया है बग्गा साहब आपको। 10 सालों में मोदी जी की सरकार ने देश के लिए क्या किया,
ये सवाल है मैं हमारे। अपने सब्जेक्ट को बताता हूँ। बोलिए। मैं अपने सब्जेक्ट को बताता जी, हूँ। बोलिए। देखिए, सत्य प्रकाश जी ने कुछ कुछ विषय रखे हैं। मुझे लगता है मैं उनसे इस बात को बीच में कह रहा था कि आखिर सोनिया गांधी को क्यों कांग्रेस की परंपरागत विरासत वाली सीट छोड़ के राज्यसभा से सांसद चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ तो विषय होगा साहब। वो कांग्रेस जो किसी समय 400 सीटों के साथ देश में राज करती थी, आज एक अदद सीट के लिए सोनिया गांधी अपनी खुद की सीट छोड़ने के लिए मजबूर हो गई है। आपने ऐसा क्या कर दिया साहब, आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपके लोग जो आपके सीट को आपको जिताने के लिए सिर आंखों पर आपको बैठाते थे, वहां से आपको सीट छोड़नी पड़ी। आपने ऐसा कुछ तो किया होगा सत्य प्रकाश जी ठीक है, कि सत्य प्रकाश जी, देश आप की बोलिएगा। जनता एक आपके बार खिलाफ हो गई जसविंदर है। जी अपनी बात पूरी कर लें। कांग्रेस, जवाब दीजिए ना जो मैंने सवाल खड़ा किया है। सत्य प्रकाश जी, 5 ऐसे काम गिना दीजिए देश के जो मोदी जी ने किया 10 साल में, जिससे देश का भला हुआ, वो बता दीजिए। मोदी जी ने पाँच देश काम के गरीबों को ठीक है, जो कच्चे 5 काम मकान तो में, जसविंदर जी गिना देंगे, इतना तो मुझे लगता है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मोदी जी ने देश के 4 करोड़ गरीब लोगों को जो कच्चे मकान में रहते थे उनको पक्के मकान दिए हैं, उन हाँ। मकानों में बिजली दी है, उन मकानों में साफ पानी दे रहे हैं, और ऐसे 50 करोड़ जन धन खाते खोले हैं जिनमें गरीबों को हम सीधे बेनिफिट की राशि ट्रांसफर करते हैं। कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी खुद स्वीकारते थे, उनके प्रधानमंत्री, कि जब मैं दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूं साहब, तो उस गरीब के खाते में सिर्फ 15 रुपए पहुंचता है, बीच के 85 रुपए वो खूनी पंजा समेट लेता है। उस खूनी पंजे का राज हमने खत्म किया। 50 करोड़ जनधन खाते मोदी जी ने खोले हैं, और जब मोदी जी 10 रुपए डालते हैं तो 10 पहुंचते हैं, 100 डालते हैं तो 100 पहुंचते हैं, 2000 डालते हैं तो 2000 पूरे पहुंचते हैं साहब। ये भ्रष्टाचार की कड़ी मोदी जी ने खत्म की है। उन 50 करोड़ जनधन खातों को खोलते हुए हमने 12 करोड़ शौचालय बनाया साहब, महिलाओं को इज्जत घर के नाम से। आपके राज में 60 साल में महिलाओं को शौच जाने के लिए अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था। मोदी जी ने उनको इस जिलालत की जिंदगी से निजात दिलाई साहब, उनको इज्जत दी है, ऐसे 12 करोड़ महिलाओं को। और मोदी जी ने 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला गैस के माध्यम से उनकी आंख की रोशनी को बढ़ाने का काम किया साहब, जो धुएं से खराब हो जाती थी। मोदी जी के कामों की जो श्रृंखला है ना सत्य प्रकाश जी, आप स्वीकार नहीं करें, पूरा विश्व स्वीकारता है। इसीलिए आज मोदी जी की विश्व में रैंकिंग 80% है, अप्रूवल रैंकिंग। आप समझते क्या है मोदी जी को? मोदी जी ने देश में आर्थिक विकास तो किया है, मोदी जी ने देश के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। पहले आपके समय में देश में गली गली शहर शहर बम फूटा करते थे साहब, पटाखों की तरह। आज अगर कोई आंख उठा के देख लेता है, हमारे ऊपर आक्रमण करने की सोचता है, तो मोदी जी की सरकार है जो दुश्मन देश के अंदर घुस के वार करती है और उसे धूल चढ़ा के आती है। आज कोई भी देश हमारे साथ आंख उठा के बात करने की हिम्मत नहीं रखता है। हम आंख से आंख मिला के बात करते हैं साहब। और एक विषय मैं कहना चाहता हूं, आपने विजय शर्मा जी के जेल जाने की बात की, जो आज हमारे कवर्धा के विधायक हैं और छत्तीसगढ़ के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं। विजय शर्मा ने भगवा ध्वज के विषय में सनातन की रक्षा करने के लिए सड़कों पर आंदोलन किया। आपकी आतताई सरकार ने और आपके उस समय के कद्दावर मंत्री ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश की। इस कारण विजय शर्मा सनातन की रक्षा के लिए जेल गए थे। आपने बेवजह उनके ऊपर एट्रोसिटी का एक्ट लगाया। वो क्या करने गए थे? वो उस ऑफिस में महिलाओं को साथ में लेके उनके राशन कार्ड बनवाने गए थे साहब, और आपने इसलिए उन्हें जेल में ठोस दिया। ऐसी सरकार आपने चलाई है, आतंक की, भ्रष्टाचार की, दमन की सरकार आपने 5 वर्ष चलाई, जिसके कारण जनता आपके खिलाफ खड़ी हुई और आपको उन्होंने उठाकर वहां से फेंक दिया। ठीक है। हाँ बोलिए सत्य प्रकाश जी, अब बारी आप ही की है। क्योंकि इन्होंने तमाम चीजें की। जनधन में एक एक करके जवाब दे देता हूँ। जनधन में बग्गा जी बोलने में अच्छा लगता है। महंगाई आपने इतनी बढ़ा दी है, खाते में पैसा कितना जाके तो देख लीजिए। खुलवाने को तो आपने खुलवा दिया, उसमें पैसा कितना होता है चेक करवा लीजिए थोड़ा मोदी जी से। और डीबीटी की बात कर रहे हैं ना भाई साहब, जो पेटीएम में कब लॉन्च हुआ था थोड़ा पता कर आइए। मनमोहन सिंह की सरकार में जो एलपीजी सब्सिडी मिल रही थी वो आपने बंद की, वो डीबीटी के तहत दी जाती है सब्सिडी। तो आप खुद मनमोहन सिंह वाले बंद के हैं, उसके बाद आप ऐसी झूठी बातें बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा पता करके आइए, तब आप लोग। बीजेपी का दिक्कत है, ये जानकारी होती नहीं है, पता होता नहीं है, फेंकते रहिए। मोदी जी जो सिखाते ना बस उसी ट्रैक पे चलना है। व्हाट्सएप में इनके पास आता है प्रवक्ता के तौर पर, ये जाके बोलना है, वही बोलना है, उसके इधर उधर थोड़ा भी नहीं बोल सकते। पहले मुद्दे की बात बोले, आपके एमपी में मुद्दे की बात करें। क्या घोटाला हुआ शौचालय के नाम पे? शौचालय है नहीं, कमरे बने ही शौचालय के, मगर आपके फाइलों में शौचालय बन जाते। आयुष्मान में मैंने आपको बता दिया कि एक आप विपक्ष में आपका काम है, आप विपक्ष में आपका काम था इस पर। ठीक है बग्गा साहब, आप कर क्या
समय है। एक प्रतिक्रिया मैं आपसे लूंगा प्लीज। आप हाथ पे हाथ अभी रख के बैठे हुए सत्यप्रकाश जी को चाइना सुन के लेते 1.5 हैं। लाख किलोमीटर अंदर आ चुका है, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। कहाँ है आग लालक? और आप बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। अरे भाई साहब, चाइना का सारा ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर बढ़ के जीएसटी ले रहे हैं, उनसे चंदा ले रहे हैं, फंड ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, और आप बात करते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। अरे कहाँ है आप गुरु? आपकी सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ चंदे के सारे चल रही है। जो आप सुप्रीम कोर्ट ने जो आप किया ना एसबीआई जी को, सब पोल खुल जी जाएगी। आप क्यों घबराते हैं एसबीआई के ऊपर? इलेक्शन कमीशन क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, ये भी बता दीजिए ना। एसबीआई जब देगा ना, सब चंदा का खुल जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, जनता को इन्होंने एक और भी बता दिए, जो उज्ज्वला योजना की बात की, भाई साहब दूसरा सिलेंडर लोग नहीं भरवा पा रहे, ये हालत है। और 1100 का सिलेंडर आप देंगे, उसके बाद 150 200 का तेल कहां से लेके आएगा भाई गरीब आदमी? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, जमीनी स्तर पे जाके देखिए एक्चुअली दरअसल बात क्या है। चाहे मोदी जी हो चाहे इनके तमाम नेता, एसी से बात तो निकलते नहीं है, तो इनको गरीब जनता की तकलीफ पता कहां से होगी? पता होनी चाहिए तब तो कुछ बोले। सिर्फ योजना लागू करने से नहीं है, जमीनी स्तर पे हो क्या रहा है वो थोड़ा देख के आइए, तब समझ में आएगा। गरीबी में एक बुक पर भी 111वें नंबर पे आप खड़े हैं। आप मनमोहन सिंह सरकार में जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 8.39 थी, जो 5.32 पे आ चुकी है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए बग्गा जी। उसके बाद बोलिएगा देश कहां जा रहा है। हर वर्ग का तो मैंने गिना दिया, कौन सा वर्ग बचा जिसका भला हुआ? इसलिए बोल रहा हूं, मोदी जी के खिलाफ इस बार जनता खड़ी है, मोदी जी को जवाब देने के लिए, इनकी बीजेपी सरकार को जवाब देने के लिए। ठीक है, जहां भी आप जसविंदर बात जी कर से रहे हैं, आप ये एक कीजिए कि अंतिम प्रतिक्रिया जी बोलिए। मुझे लगता है सिर्फ एक वर्ग है जो अपने आप का भला महसूस नहीं कर रहा है देश में मोदी जी के राज में, वो कांग्रेस का वर्ग है। और इसीलिए लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के लगभग लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस जो कभी देश की आजादी की लड़ाई लड़ने की बात करती थी, आज देश के टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी हुई है। इसलिए कांग्रेस से लोग भाग रहे हैं। साहब दूसरा विषय, उज्ज्वला, साहब मैं अपनी जानकारी बढ़ाऊं कि आप अपनी जानकारी बढ़ाएं। उज्ज्वला गैस की कीमत कितनी है आपको पता होना चाहिए सत्यप्रकाश जी। हमारी सरकार ने पिछले साल भर में लगातार भाव को कम करते हुए 503 रुपए तक पहुंचा दिया साहब उज्ज्वला का। थोड़ा सा अपडेट रहा कीजिए सत्यप्रकाश जी। आप विरोधी हैं, आपका काम आरोप लगाना, लेकिन अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो देश की जनता जो आपके नेता को कुछ कहती है, वो आपको भी वही कहने लगेगी। आपको अपडेट तो रहना पड़ेगा ना। ठीक है सर, अपडेट रहना पड़ेगा, ये अच्छी बात है। 503 रुपए साहब। मैं शुक्रिया करूंगा जसविंदर जी, सत्यप्रकाश जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए, शुक्रिया। देखिए, चर्चा का विषय आज था राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर एक ट्वीट बीजेपी ने किया और इस ट्वीट पर चर्चा इतनी ज्यादा हुई। इसके साथ ही साथ इस वक्त मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री साथ ही साथ गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे विजय शर्मा ने भी भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। ये सियासत कहां तक जारी रहती है और कहां तक पहुंचती है, ये हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।